राजू भटनागर जेल चला गया। वहां उसने एक एप्लीकेशन दी कि मैं बड़ी मुश्किल से जेल आया हूं, वरना तो मैं मार ही दिया जाता, लेकिन विक्रम सिंह ने धमकी दी है कि अपने को सुरक्षित ना मानो, जेल में सांप भी निकल आते हैं। अब ये तो उसकी कल्पना शक्ति की उड़ान थी। लेकिन इसकी जांच भी हुई। जांच में हमारे आईजी साहब ने कहा कि तुमने कहा था कि मैंने तो नहीं कहा था, लेकिन स्टाइल तो तुम्हारी ही है। अब मैं क्या कहूं इसके बारे में, बद अच्छा बदनाम बुरा। मैं तो मानवाधिकार का बड़ा हिमायती, बड़ा पक्षधर हूं। लेकिन सांप निकल तो जाता है जेल वेल में। सांप तो निकलता है कभी, अब उसको मैं रोक लूंगा? मैं क्या सपेरा हूं? मैं कोई सपेरा हूं कि सांपों का कंट्रोल में नियंत्रण कर लूंगा? अब वही तो बात होती। देखिए, बद अच्छा बदनाम बुरा। अब मैं रिटायर हो गया, बूढ़ा आदमी। 2013 में एक चरमपंथी लू खा के बाराबंकी में मर गया। मैं ऋषिकेश गया था व्याख्यान देने, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद विचारामृत कर्मयोग के ऊपर। जब लेक्चर खत्म हुआ तो बाहर देखा आप लोगों की मंडली खड़ी है, तो मैंने सोचा व्याख्यान बड़ा अच्छा गया होगा, तो पूछे कि सब कुछ विचारवंत हो, कुछ अपने पर्ल्स ऑफ विजडम हमें भी दें। तो हमने कहा पूछिए क्या सवाल करना है। तो उन्होंने कहा कि साहब आपके ऊपर तो हत्या का मुकदमा लिख गया है, ब्रिजलाल के ऊपर भी हत्या का मुकदमा लिख गया है, और एसटीएफ के 40 कमांडो के ऊपर हुआ क्या? उनका वो बाराबंकी से तारिक कासमी शायद उसका नाम आतंकवादी था जो ट्रिपल ब्लास्ट हुए थे कचहरी में, लखनऊ, बनारस और अयोध्या। तो उसका वांछित तब लू खा के मर गया। तब लोगों ने कहा कि विक्रम सिंह जब डीजी थे तब गिरफ्तार हुआ था, और इनकी ऐसी हड्डी पसली तोड़ी कि उस मार्ग के परिणाम से आज ये मर गया है। सुन रहे हैं आप? उन्होंने कहा एक बराक ओबामा है, वो वॉशिंगटन में बैठ के बटन दबाता है और वहां जाकर के गाजा में बम गिर जाता है, और एक विक्रम सिंह है, एक बूढ़ा आदमी रिटायरमेंट ऋषिकेश में बैठा है, बटन दबाता है, बाराबंकी में तारिक कासमी मर जाता है। तो मैंने यही कहा कि ठीक है, आप ऐसा करें कि आप सिर्फ, मैं इसको अलंकरण मानता हूं, मुझे पहले भी कोई अपेक्षा नहीं थी, अब तो बिल्कुल ही नहीं। 288 नॉट आउट हूं, आप मुझे चार्जशीट करके आप मुझे फांसी दे हजरतगंज चौराहे पे, हजरतगंज मेन चौराहा है। कम से कम मुझे ये संतोष होगा कि मैं शहीद हुआ, मेरी पत्नी शहीद की बेवा कहलाई जाएगी, मेरे बच्चे शहीद की औलाद कहलाए जाएंगे। मैं कि न दैन्यम न पलायनम, न मैं डरूंगा न पीछे हटूंगा। ध्यान से। एफआईआर किसने दर्ज करवा दी थी? किसका शासन था उस वक्त? 2013 में। अब मैं क्या प्रकाश डालूं, आप इतने प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप स्वयं देख लीजिए। अखिलेश यादव सरकार जी थी समाज। लेकिन अखिलेश को मैं क्रेडिट दूंगा। अखिलेश ने कहा ये बिल्कुल झूठा मुकदमा है, लेकिन आजम खान ने कहा झूठा नहीं, मुख्यमंत्री जी जरा जल्दी बोल गए, रुकना चाहिए था उनको। आप समझ सकते हैं कि आजम खान की मनोवृत्ति क्या थी। अखिलेश जी ने तो ईमानदारी से बात कही थी। अच्छा, कही थी कि मुकदमा झूठा लिखाया गया है। झूठा तो सरासर था ही, लेकिन मनोवृत्ति आप देख लिए, और भय और आतंक ऐसा। तो इस तरीके से भय आतंक तो आप लोगों का भी ना, हमारा ऐसा खौफ और ऐसा डर जरूरी है, ऐसा डर जरूरी होना चाहिए। हम सेवा समिति नहीं चलाते थे। बिल्कुल। अगर पुलिस जो कहते कि हम लोग जिस जनरेशन में आए थे, अब भले ही अप्रासंगिक हो, अच्छा पुलिस अधिकारी उसको कहते हैं जो आधा कसाई हो और आधा इंसान हो। वरना अगर आप मालूम पड़े कि ये तो साहब बिल्कुल विनोबा भावे जी के सीधे प्रतिमूर्ति हैं, तो चल चुका शासन और चल चुका प्रशासन। एकदम सहमत हुआ जी। तो सज्जनों के लिए विनोबा भावे की अवतार में, लेकिन अगर दुर्जन है, बहु बेटी ताकते हैं, तेजाब फेंकते हैं बच्चियों के ऊपर, और मरीज़े इश्क हैं, तो इलाज तो ऐसा होगा कि आप भूल जाएंगे कि इश्क क्या होता है। ऐसा कहर आता है कि आशिक इश्क भूल जाते हैं। सर, ये राजू भटनागर की आपने बात की, जो जिसने कहा कि मुझे जेल में सांप से मरवा देंगे या सांप काट लेगा, ये राजू भटनागर क्या किरदार था, क्या आरोप था? राजू भटनागर अपने दौर का सबसे शातिर दिमाग का अपहरण करता था, जिसने अपहरण की दुनिया में प्रवेश करके उसमें नए आयाम जोड़ दिया। उसका तौर तरीका बिल्कुल अलग था। तौर तरीका ये था कहीं जाकर के सभ्य समाज में बड़े लोगों में उठना बैठना, उनसे मित्रता करना, एक ऐसा सम्मोहन उसकी बातचीत में, व्यवहार में था। जैसे कोई डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर, उनके साथ कानपुर में उनके अपहरण की बात हुई थी, हुई नहीं हुई क्योंकि किसी ने बताया नहीं। दूसरा अपहरण जो उसने प्लान किया था, कर नहीं पाया, अमिताभ बच्चन की किडनैपिंग की बात किया था उसने। अमिताभ बच्चन की किडनैपिंग की बात कर। राजू भटनागर को आप बहुत हल्का ना समझे। 100 सोनार की एक लोहार की वो जिस तरह के काम करता था, और ऑलमोस्ट वो एग्जीक्यूट कर देता अगर ये निष्क्रिय न कर दिए जाते तो। राजू भटनागर दिमाग का इस्तेमाल करता था, बंदूक और उसका इस्तेमाल बड़ा कम करता था। क्या थी अमिताभ बच्चन की किडनैपिंग की प्लान? जी,
अमिताभ बच्चन की किडनैपिंग वही सोशल सर्किल में मिल करके, मित्रता करके, किसी आयोजन में जा करके, किसी आयोजन ले जा करके, बुला करके, किसी पिकनिक के बहाने किसी आयोजन के बहाने, उसके बाद कौन सी पिकनिक, कैसी पिकनिक, फिर तो पिकनिक और पिकनिक का कमरा हम निर्णय करेंगे और उसके बाद इतने करोड़ पहुंचा दीजिए, तब बात होगी। और आज से अगर 50 साल पहले, 40 साल पहले करोड़ों में कोई बात कर रहा है तो जाहिर है कि बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि किडनैपिंग को एक स्ट्रक्चर करके, एप्लीकेशन ऑफ माइंड और उसको व्यवस्थित तरीके से करना, और उस ज़माने में हवाले का इस्तेमाल करना, उस युग में जिस तरीके से उसका कैश का ट्रांजैक्शन होता था। और उसके बाद उदय होते हैं बबलू श्रीवास्तव। बबलू श्रीवास्तव इधर लखनऊ के स्टूडेंट लीडर, और राजू भटनागर इधर कानपुर और प्रयागराज में, तत्कालीन इलाहाबाद में इनकी जो एक्टिविटीज़ थी, फिल्म स्टार्स तक को टारगेट करना। इनके बबलू के गैंग में एक अर्चना शर्मा थी जो कि स्टार भी थी, मॉडल भी थी, रैंप वॉकर भी थी। तो एसटीएफ का जब खादिम शूज़ का इनकाउंटर हुआ, बड़ा सेंसेशनल, दिन दहाड़े, जिसमें अविनाश मिश्रा और टीम गई थी, राजेश पांडे वगैरह गए थे, और दिन दहाड़े इनकाउंटर हुआ, तो उसमें अर्चना शर्मा भूमिगत हुई। तो मांगे सरदार और अर्चना शर्मा, ये दोनों आज तक पकड़े ही नहीं गए, आज तक नहीं पकड़े गए, और अब उम्मीद भी नहीं कि पकड़े जाएंगे। तो अब आप ये देख लें कि जिस तरीके से जाना, क्लब में जाके लोगों को बैठना, पहले समा बांधना, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने। अर्चना शर्मा ऐसी जो फिल्म स्टार या मॉडल हो, उसके ज़रिए से बड़े घर के लड़कों को इंस्नेयर करना, फिर बड़े घर को ले करके जा करके हनी ट्रैप कर लेना। हनी ट्रैप तो अब आपने सुना होगा, लेकिन आज से 30 साल पहले हनी ट्रैपिंग की जो बात हो, आप समझ सकते हैं कि कितना आगे रहा होगा वो अपने क्राइम और उस पर प्लानिंग में। और उसके बाद पकड़ के 3 लड़के पकड़ लिए। 3 लड़के पकड़ने के बाद आपने देखा होगा, आपने देखा, मुझे क्या लगता है कि इसके सबसे पहले इसका बहुत पुरानी बात मैं आपको ले जा रहा हूँ। आप ये देखें कि गुजरात से हीरा व्यापारी कुछ आए थे 12-14 दिल्ली। वो 12-14 हीरा व्यापारी किडनैप हो गए। 12-14 किडनैप ही नहीं हुए, उसके बाद 7 दिन बाद आ गए। और जब 7 दिन बाद आए, पुलिस ने उनका बयान लेने की कोशिश की, तो बयान लेने पर उन्होंने ये कहा, ध्यान दीजिएगा बयान क्या कहा है, कि मनुष्य के जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य एकांतवास चाहता है। तो आप सब 14 एकांतवास में चले गए। निचोड़ ये था कि उनके क्या क्या किया, क्या क्या फोटो ले लिए, क्या क्या उन्होंने पैसे दे दिए, तो सब एकांतवास में चले गए थे। गुजरात से आप दिल्ली आए, 5 सितारा में रुके, 5 सितारे से फिर एकदम से आप 7-8 दिन के लिए गायब हो गए। तो आईएसआई की असली कमाई वो थी, मुझे याद आ रहा अच्छी तरीके से, 82-83 घटना से। तो हमें लगता है कि ये एक मॉडल बन गया उसके बाद से इस तरीके के अपहरण का, किडनैपिंग फॉर रैंसम। राजू, ये अमिताभ बच्चन की किडनैपिंग की कैसे ये केस खुला, कुछ अगर हाँ, क्यों नहीं। राजू भटनागर जब पकड़ा गया तो उससे पूछताछ की गई, तो उसने कहा कि कोई बड़ा काम करे जिससे कि अंडरवर्ल्ड में हमारा नाम बन जाए। अमिताभ बच्चन से ज़्यादा पैसा कौन दे सकता है। दूसरे तरीके से कि जातिगत तरीके से मैं विश्वास में लेने का मेरा सामर्थ्य था। अब ये उसकी भावना हो सकती है, लेकिन उनका कामयाब क्यों नहीं हो पाया कि अमिताभ बच्चन में कोई बुरी आदत नहीं थी, इसलिए हम कामयाब नहीं। हाँ भाई, रे मुझे कोई दे दे जहर। जार छोड़िए, कार लग रहा है। अरे क्या बात की है, मुसलमान मान नकली अकेला वाला समझदा। हाँ भाई, कितना वो लगता है। तब उनसे मत पूछिए, हम तो बताए हुए हैं। दूसरे सीजन के 100 एपिसोड लग गए। गाड़ी चलेगी, हवा लगेगी।